हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पार्ट 2। तो इस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स का होता है, यानी मेनली हम लोग इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसको आप और अच्छे से तब समझ पाओगे जब पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको कैटेगराइज कर पाएंगे। मेनली इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, ये आपने पहले भी सुन रखा होगा, दैट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंडस्ट्री आखिर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री है क्या आखिर, इंडस्ट्री फैक्ट्री से कैसे अलग है ना। इंडस्ट्री हम लोग कहते किसको है ये देखते हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पैसों के लिए की जाती है, दैट एक्टिविटीज़ इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन क्या हो रहा है किस चीज़ का, गुड्स या फिर सर्विसेज का, दोनों में से किसी का भी प्रोडक्शन जहाँ पे होगा, है ना, जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री का एक और डेफिनेशन है, दैट इज़ इट मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि जैसे सपोज आप कर लो कि शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, तो मैंने यहाँ पे चार ले रखा है, जैसे नाइकी है ना, रिबॉक है, एडिडास है एंड प्यूमा है। तो ये सभी जो चारों फर्म्स को अगर हम लोग देखें, है ना, तो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही है। सिमिलर प्रोडक्ट क्या बना रही है, दैट इज दे आर प्रोड्यूसिंग शूज़। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये सभी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। तो कलेक्टिवली इसको क्या कहेंगे, इसको कलेक्टिवली हम लोग इंडस्ट्री कहेंगे। यानी कि जो फर्म्स मिल के, यानी कि मिल के यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल के नहीं, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही तरह का प्रोडक्ट जो फर्म्स बना रही है, तो उन सभी को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, दे आर नोन एज इंडस्ट्री। तो उन सभी को इंडस्ट्री भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, स्टेशनरी इंडस्ट्री हो गया, ये सभी कुछ आपके कॉमन इंडस्ट्री हो जाएंगे जो एक तरह के ही प्रोडक्ट क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चर तो करते हैं, तो गुड्स कितने तरह का होता है ना। हर एक इंडस्ट्री अलग अलग तरह के गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने तरह का गुड्स हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, तो प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स आखिर किसको कहेंगे हम लोग। तो प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स हम लोग कहते हैं, सबसे पहला देखते हैं प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी इंडस्ट्री जो इस तरह का प्रोडक्ट बनाए जो दूसरे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बनाने में मदद करे, दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्री। अगर मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं, तो ऐसे गुड्स जो क्या हो रहा है, दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प कर रहा है। जैसे वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी, है ना, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है। तो प्लांट एंड मशीनरी दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या करता है, मदद करता है। तो वो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स कहलाया। दूसरा कंज्यूमर गुड्स क्या हो जाएगा, ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए रेडली अवेलेबल हो, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास। जैसे अगर हम ये पेन का अगर बात करें, तो दिस पेन इज़ कंज्यूमर गुड, वाई, बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग इट। ठीक है, तो मैं अगर इसको कंज्यूम कर रहा हूँ, यानी कि लिखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके बाद अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये इसके बाद सेल नहीं होगा। ये ड्रेस भी क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, है ना। मेडिसिन्स, ये भी कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। जब कंज्यूमर के पास अल्टीमेटली जब गुड्स पहुंच जाए, है ना, तो वो वैसे गुड्स को क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। अब देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे गुड्स जो एक फर्म के द्वारा बनाई गई है और दूसरे फर्म
के द्वारा वो एज अ रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ हो रही है। जैसे इस पेन को बनाने में ही क्या लगा होगा, तो इस पेन को बनाने में प्लास्टिक लगा होगा, तो प्लास्टिक एक फॉर्म क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। तो उसी तरह से कार में स्टील जो लगता है, तो स्टील क्या हो रहा है, दूसरे एक फॉर्म के द्वारा बनाया जा रहा है। तो वो जो स्टील हो गया डेट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, वो फाइनल गुड्स नहीं हुआ, वो क्या हो रहा है कि मदद कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में, है ना, हेल्प कर रहा है। तो सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, स्टील हो गया, ये सभी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। तो 3 तरह के गुड्स होते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री अभी हमने देखा, तो इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। अब ये 3 पार्ट्स में क्या क्या कैटेगराइज किया गया, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। ये प्राइमरी इंडस्ट्री आखिर किसको कहेंगे, तो देखो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारा क्या हो गया। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो क्या कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के का इस्तेमाल करती है दूसरे फर्म को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। यानी अब इसमें क्या हो सकता है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच through which the natural resources are used to provide raw materials for other industries। दूसरे इंडस्ट्रीज को हम रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो इसमें 2 इंडस्ट्री आ जाएगा, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखो कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसको कहेंगे आखिर हम लोग। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही है। एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रही है, एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, है ना। तो अगर हम ज़मीन के नीचे से अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ों को, ठीक है, वाटर से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, एयर से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है जो आगे कोई ना कोई काम में आएगा, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे कोई फार्मिंग क्या हो गया, एक्सट्रैक्टिव है, ज़मीन के नीचे से, ज़मीन के मदद से, यहाँ पे अर्थ से वो क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना। विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट उगाए जा रहे हैं, पेड़ उगाए जा रहे हैं, उससे फल हो रहा है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, गोल्ड माइन हो गया, कोल माइन हो गया, ये सभी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगे। हंटिंग एंड फिशिंग, है ना, कि अगर फिशिंग, ठीक है, जैसे हंट करके भी बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद फिशिंग, है ना, तो वो सभी चीज़ें आ जाएंगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री किसको कहेंगे, तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ are those industries under which the breed of animals and vegetables are improved and made useful, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रीड्स ऑफ एनिमल को क्या किया जा रहा है, यूज़फुल बनाया जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। तो जेनेटिक यानी कि ब्रीडिंग के मदद से, या फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि अब प्लांट में अब जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट है, वेजिटेबल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, ठीक है, उसके जो पर्टिकुलर, उसका हम कह सकते हैं कि कोई एक प्रजाति है, उस प्रजाति को क्या कर रहे हैं कि ब्रीड कर रहे हैं या फिर मिक्स करके कोई नया एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। जैसे क्या हो गया, ब्रोकली से कॉलीफ्लावर बना, ठीक है, तो ये भी वेजिटेबल्स, ये क्या हो गया, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल की फिशरीज, फिश हैचरीज, ठीक है, जहाँ मछली पालन, तो मछली पालन वाला जो एरिया हो गया डेट इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद पोल्ट्री, है ना, पोल्ट्री यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे चिकन्स मतलब कि यहाँ पे पाला जाता है। फिर उसके बाद हो गया डेयरी, ठीक है, ये डेयरी हो गया। तो ये सभी चीज़ जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका प्राइमरी इंडस्ट्री हुआ कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के मदद से क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, इस्तेमाल में लाया जाता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री आखिर किसको हम लोग कहेंगे, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल्स लेती है मेनली, और उससे फिनिश प्रोडक्ट उससे बनाती है,
ठीक है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से एज अ रॉ मटेरियल लिया गया और उससे फिनिश प्रोडक्ट को क्या किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की हो सकती है, एक तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी हो गई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल्स या सेमी रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहेंगे। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे पेपर फ्रॉम बैम्बू, ठीक है, तो पेपर बनाया जा रहा है बैम्बू से, शुगर बनाया जा रहा है शुगर केन से, तो ये सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ गई। अब इसमें भी है, एक है एनालिटिक इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें एक आ गया आपका एनालिटिक इंडस्ट्री। तो एनालिटिक इंडस्ट्री क्या होगा, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एनालिटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि ऐसी इंडस्ट्री जो क्या कर रही है, एक चीज़ से डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल, एक मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जा रही है, या फिर उसे एक्सट्रैक्ट, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि अलग अलग। अब जैसे इसका एग्जांपल आप देख लो पहले, तो एग्जांपल आप देखो कि क्रूड ऑयल है ना, कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि क्रूड ऑयल अर्थ से निकालेगा, तो वो तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ गया। अब वो जो क्रूड ऑयल है, तो उससे क्या कर रही है जो बिजनेस है, यानी कि ये इंडस्ट्रीज जो है, ये फर्नेस है, ये इससे क्या करती है, मल्टीपल चीज़ें को क्या कर रही है, उससे बना रही है। यानी अलग अलग लेवल पे आप देखो कि जैसे क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन होता है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है, जैसे पेट्रोलियम गैस इससे मिला, ठीक है, इससे पेट्रोलियम गैस मिल रहा है, गैसोलीन मिल रहा है, नैप्थिया मिल रहा है ना, डीजल मिल रहे हैं, फ्यूल ऑयल मिल रहे हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मिल रहे हैं। तो अलग अलग डिग्रीज पे इसको क्या किया जा रहा है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में इंक्लूड किया जा रहा है। तो इससे हमारा एक प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट था, डैट इज़ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल से यहाँ पे क्या हो गया कि इतने सारे प्रोडक्ट बनाए गए, यानी कि डिफरेंट थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल मटेरियल। तो ये आपका एनालिटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। दूसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्शन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है, यूज़फुल थिंग्स बनाया जा रहा है रॉ मटेरियल्स लेके, और उसको रॉ मटेरियल्स को डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, ताकि हमारे पास एक फिनिश प्रोडक्ट बन सके। अब जैसे एग्जांपल है एक शुगर, कि शुगर किस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आप देखो कि जो शुगर केन है, शुगर केन को आगे सर्टेन प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद है ना, इतना ये प्रोसेस से गुजारने के बाद यहाँ हम लोगों को मिल रहा है क्या, शुगर। तो ये जब हमारा क्या हो जाता है कि एक प्रोडक्ट को लेके हम मल्टीपल प्रोसेस से क्या करते हैं, गुजारते हैं, और मल्टीपल प्रोसेस होता है, तब जाके हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो वैसे प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज़ को प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो दो इंडस्ट्री हो गया आपका, दैट इज़ एनालिटिक एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में ही दो और है, एक है सिंथेटिक और एक है असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। तो अब यहाँ पे आप देखो सिंथेटिक इंडस्ट्री किसको कहा गया। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्सड, है ना, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्सड किया जा रहा है टू प्रोड्यूस्ड मोर यूजफुल प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, पेंट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, या सीमेंट हो गया। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि सीमेंट, जैसे सीमेंट को मल्टीपल चीज़ों को मिला के, रॉ मटेरियल्स को क्या किया जा रहा है, मिला के मिक्स करके क्या किया जा रहा है, एक नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, यानी कि सीमेंट बनाया जा रहा है, मल्टीपल चीज़ों को मिला के, मिक्स करके, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ताकि एक नया प्रोडक्ट बन सके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री आखिर क्या होगा, तो वेयर इन पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। यानी अलग अलग जो फर्म थी, वो जो छोटा छोटा आइटम्स बना रही थी, उसको असेंबल कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ताकि एक नया
इनोवेटिव चीज़ बन सके। अब जैसे यहाँ पे हो गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, जैसे कार, तो कार को प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो विंडशील्ड हो गया उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे स्टील हो गया, है ना। अंदर में वहाँ पे क्या हो जाता है, साउंड सिस्टम होता है या उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, टायर हो गया उसका, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें अलग अलग, जैसे टायर, अब आप देखोगे कि मारुति सुजुकी का जो कार है या फिर कोई भी आप कार देखोगे तो कार का जो आप वहाँ पे देखोगे कि इंडस्ट्री का नाम लिखा रहेगा, तो सीट टायर्स हो गया, एमआरएफ टायर्स हो गया। तो एमआरएफ टायर तो एमआरएफ की इंडस्ट्री बना रही है, लेकिन वो लगा किस प्रोडक्ट में है, तो वो सुजुकी के कार में लगा हुआ है, ठीक है, या फिर टाटा के कार में लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या शो कर रही है, मल्टीपल। अब जैसे उसमें आप देखोगे साउंड सिस्टम सोनी का लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मल्टीपल यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया है उसको असेंबल कर दिया गया। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, मल्टीपल जो पार्ट्स है उसको असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना दी। तो ये हो गया असेंबलिंग इंडस्ट्री। आगे हम लोग मूव करते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये भी आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो दीज आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल एंड कैनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये इंडस्ट्री रोड्स बना रही है। रोड बनाने में जैसे आप एग्जांपल के तौर पे L&T कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, तो वो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आ गई। फिर बिल्डिंग्स वगैरह बन रहा है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बिल्डिंग्स बना रही है। आज के डेट में तो कॉलोनीज बन रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो वो सोसाइटी सिस्टम बन रहा है, तो वो चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बनाती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन सभी में इन्वॉल्व होती है, बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड्स, ये सभी बनाने में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया, यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो हमने पढ़ा, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अब हम लोग मूव करते हैं टर्शियरी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। इंडस्ट्रीज का थर्ड पार्ट दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री आखिर किसको कहा जा रहा है, टर्शियरी इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, आप जितने भी आप देखोगे कि जो भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सर्विसेज का तो ज़रूरत है, ठीक है। कभी जैसे फाइनेंस के लिए, लोन वगैरह के लिए बैंक का ज़रूरत पड़ता है, रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस का ज़रूरत पड़ता है, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ता है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट को सेफ स्टोर करने के लिए स्टोरेज का ज़रूरत पड़ता है, यानी वेयर हाउसिंग का ज़रूरत पड़ता है। ये सभी सर्विसेज जो पूरे इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है वो कौन इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो ये क्या क्या प्रोवाइड कर दी, ये प्रोवाइड कर दी बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, स्टोरेज जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ये ऐड वगैरह करवाती है। तो ये सभी इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज़ कॉमर्स। तो कॉमर्स जानने से पहले आप पहले एक ये फ्लो चार्ट आप देखो कि आखिर कॉमर्स किसको कहेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। कॉमर्स किसको आखिर हम लोग कहते हैं, चलो अब यहाँ पे आप देखो क्या है ये फ्लो चार्ट, आखिर कहता क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है। तो प्रोडक्शन जो गुड्स का होता है वो अधिकतर जो इंडस्ट्रीज़ और जो फैक्ट्रीज़ वगैरह सेटअप होती है वो रिमोट एरियाज़ में ही होती है, ठीक है। वो आपको रेसिडेंशियल एरिया में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक्चुअल जो उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं वो फैले हुए हैं ऑल ओवर द, हो सकता है कि ऑल ओवर द नेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये फैले हुए हों, ठीक है। तो अब एक जगह वो प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर तो किया गया, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट और सेल करने का जो काम है वो सेल जो होगा और वो कंज्यूमर्स जो हैं वो फैले हुए हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, कंज्यूमर्स हमारे सभी जगह फैले हुए हैं। अब ये प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो पहुंचेगा कैसे। तो अब पहुंचने के दौरान, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुंचाने के दौरान और उसके बीच में कुछ रुकावटें आती हैं, दैट इज़ कुछ हाइंड्रेंसेस आएंगे। तो हाइंड्रेंसेस यानी कि रुकावट, क्या क्या रुकावट है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए। सबसे पहला हाइंड्रेंस ऑफ पर्सन, यहाँ पे आप देखो हाइंड्रेंस ऑफ क्या हो गया, हाइंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है। हाइंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी कि पर्सन का जो हाइंड्रेंस है,
मतलब अब पहुंचाएगा कौन, कौन सेल करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई तो पर्सन होना चाहिए, ठीक है, कोई तो मिडिल मैन होना चाहिए। तो अब रुकावट है यहाँ पे हाइंड्रेंस ऑफ पर्सन। दूसरा है हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस। हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब क्या, अभी मैंने बताया कि रिमोट एरियाज़ में क्या हो गया, इंडस्ट्री हमारा सेट है, हमारा फैक्ट्री सेट है, वहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो हो गया, अब ये पहुँचेगा कैसे, थ्रू मतलब ये हमारा ऑल ओवर द नेशन जो कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट के, वहाँ तक उन कंज्यूमर्स तक कैसे पहुँच पाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा एक और रुकावट आ गया प्लेस का। तीसरा है टाइम। अब हमारा प्रोडक्ट बना तो अभी, ऐसा तो नहीं है कि हम तुरंत बनाए और तुरंत सेल कर दिए, तो प्रोडक्ट हमारा बना अभी लेकिन कंज्यूम वो ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी कंपनी बना रही है फ्रिज, ठीक है, रेफ्रिजरेटर अगर वो बना रही है तो रेफ्रिजरेटर बना के वो स्टॉक भी करती है, रखती है, और उसके बाद उस वो क्या होता है, धीरे धीरे सेल होता है। टेलीविज़न है, वो बना के एक स्टॉक किया जाता है, उसके बाद वो सेल होता है। तो यहाँ पे टाइम का भी प्रॉब्लम है, यानी कि कंजम्पशन में टाइम लगता है। प्रोडक्शन एक बार हो गया और उसको सेल करने में समय लगेगा, कंज्यूमर तक पहुँचने में समय लगेगा। तीसरा जो हाइंड्रेंस आता है डैट इज़ रिस्क। अब रिस्क क्या, तो बहुत तरह का रिस्क आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से मान लेते हैं कि अगर हमको पहुँचाना ही है, ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं उसमें भी रिस्क है, ठीक है, स्टोर कर रहे हैं लंबे समय तक उसमें भी रिस्क है, डिमांड और सप्लाई चेंज हो सकता है उसका भी रिस्क है, ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है उसका भी रिस्क है, आग लग सकता है हमारे फैक्ट्री में इसका भी रिस्क है, हमारे एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे जा सकते हैं इसका भी रिस्क है, कोई नेचुरल कॉज हो गया उसका भी रिस्क है। अब रिस्क से तो भरा हुआ है हमारा बिजनेस। तो एक ये हाइंड्रेंस हो गया। नेक्स्ट हाइंड्रेंस है हाइंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस की प्रॉब्लम, यानी अब फाइनेंस का क्या प्रॉब्लम है, तो फाइनेंस का प्रॉब्लम ऑब्वियसली हमारे पास है कि अब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, हम जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और यानी कि वो फंड कहाँ से आएगा। हमारे पास अगर ऑर्डर है या हम अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो पैसे का प्रॉब्लम है, पैसा चाहिए, उसका ऐड करवाने के लिए भी पैसा चाहिए, एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए कि जगह जगह आउटलेट हम ओपन करें उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो पैसा यहाँ पे बहुत मेन है। दूसरा कि जो सेल होगा वो पैसा हमारा किस तरह से सेव होगा और किस तरह से हमारा वो बिज़नेस में री इन्वेस्ट होगा, यानी पैसे को भी हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, या जो सिस्टम है हमारा ट्रांजैक्शन का, है ना, वो किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे। तो ये फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, यानी कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। अब यहाँ पे आप समझो कि हमारे कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है। अब बेस्ट प्रोडक्ट है बट ये पब्लिक को तो नहीं पता है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना पड़ेगा पब्लिक को कि इस प्रोडक्ट में ये फीचर है ना, इस पेन में ये फीचर है, ये घड़ी में ये फीचर है, ठीक है। तो ये फीचर, ये क्वालिटी, ये सभी चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन का भी प्रॉब्लम आता है। अब ये सभी प्रॉब्लम्स का उपाय क्या है, यानी कैसे दूर करेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, इस हाइंड्रेंस को दूर किया जा सकता है, और ये हाइंड्रेंस को ही जो दूर करती है, इस हाइंड्रेंस को ही जो दूर करती है उसी को कॉमर्स कहते हैं। अब किस किस तरह से कॉमर्स दूर करती है, तो यहाँ पे आप देख लो कि क्या हो गया कि पर्सन, लोगों का रुकावट है, यानी कि किस तरह से कौन सेल करेगा, तो ट्रेड के मदद से वो हम कर सकते हैं। ट्रेड क्या होता है आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि ट्रेड किसको कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। प्लेस, जो रुकावट था कि हमारा रिमोट एरियाज़ में है तो कैसे पहुंचेगा लोगों तक, तो ट्रांसपोर्टेशन से पहुंच जाएगा, ठीक है, रोडवेज से, रेलवेज से, एयरवेज से, है ना, वाटरवेज से, ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से हमारा प्लेस का हिंड्रेंस दूर हो सकता है। टाइम का हिंड्रेंस, यानी कि अब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कभी हुआ और सेल कभी हो रहा है तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वो स्टोरेज का फैसिलिटीज़ हम लोग को वेयर हाउसिंग से अवेलेबल हो जाएगा। यानी वेयर हाउसेज क्या होते हैं कि वेयर हाउसेज प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, बड़ी बड़ी फॉर्म्स, मतलब बड़ी बड़े यहाँ पे स्टोरेज होती है, ठीक है, वो वेयर हाउसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क को कवर करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड करती है हमें, रिस्क से यहाँ पे कवरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस। फाइनेंस का प्रॉब्लम, यानी कि आइदर हमको लोन लेना है या हमें वो जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको अच्छा करना है, तो बैंकिंग हमारे पास सॉल्यूशन है,
और इंफॉर्मेशन का रुकावट जो है वो एडवर्टाइजमेंट से दूर किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट को के बारे में हम एडवर्टाइजमेंट से बता सकते हैं लोगों को कि ये प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, किस तरह का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सभी रुकावटें जो दूर करती है उसी को क्या कहा जाता है, कॉमर्स कहा जाता है। यानी अब ये आप फ्लो चार्ट आप देख के आप समझ चुके हो, तो आते हैं हम लोग डेफिनेशंस की तरफ और थोड़ा इसका मीनिंग की तरफ कि कॉमर्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विथ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यानी कि प्रोड्यूसर के पास जो यहाँ पे गुड्स है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुँचाने का जितना भी काम है, ये सभी काम क्या होता है, कौन करता है हमारा, ये सभी रुकावटों को कौन दूर करता है, तो कॉमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या है कि ये सभी हाइंड्रेंसेस को क्या करता है, दूर करता है। तो अभी आपने देखा कि कॉमर्स का फंक्शन वो फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग देख लिए कि ट्रेड हाइंड्रेंस ऑफ पर्सन को दूर करता है, हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस को ट्रांसपोर्टेशन दूर करता है, हाइंड्रेंस ऑफ टाइम को स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग दूर करता है, हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क को इंश्योरेंस दूर करता है, हाइंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को बैंकिंग दूर करता है, और हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजमेंट दूर करता है। तो ये हो गया आपका कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स का मतलब क्या है ये अब आप समझ चुके हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कॉमर्स जो है, कॉमर्स का भी बाइफर्केशन है। कॉमर्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अभी जो वर्ड आ रहा था कि ट्रेड, आखिर ट्रेड किसको कहेंगे, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना और सेल करना, ये जो काम है ये इसी को क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ट्रेड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड किसको कहेंगे, तो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हो गया, जब हमारी कंट्री में विद इन अ कंट्री अगर ट्रेड हो रहा हो, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर सेम कंट्री में हो रहा हो, जैसे दिल्ली टू मुंबई है ना, बिहार टू दिल्ली, तो ये चीज़ें जब हो रहा हो तो ये क्या कहलाएगा, विद इन अ कंट्री इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। अब इंटरनल ट्रेड दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। उससे पहले ये एक चेन देख लेते हैं क्या है। जैसे गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, ये ट्रांसफ़र हुआ होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स क्या करता है, गुड्स परचेज करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से एक ही बार में बल्क में लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है। और रिटेल ट्रेड क्या हो जाता है फिर, अब ये होलसेलर आइदर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं या रिटेलर्स डायरेक्ट होलसेलर से कांटेक्ट कर सकता है। रिटेलर्स उन सभी प्रोडक्ट्स को रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज करता है। जैसे अगर पेन बन रहा है तो अब क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर एक कंपनी इस पेन को बना रही है। ठीक है, इस पेन को वो कंपनी बनाई, वो होलसेलर्स को सेल कर दी, यानी कि होलसेलर ने एक ही बार में बल्क में बहुत सारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से या रिटेलर डायरेक्ट होलसेलर्स को कांटेक्ट करेंगे और रिटेलर्स इसको क्या करेंगे, रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर होलसेलर ने है ना 10,000 प्रोडक्ट को अगर परचेज किया है मैन्युफैक्चरर से, तो अब जैसे एक रिटेलर का जो सेल है 1,000 के अप्रॉक्सीमेटली है, तो वो 1,000 ही लेगा, है ना। वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज किया, वो रिटेल हो गया। और रिटेलर्स डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं, रिटेलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर के कांटेक्ट में होते हैं और वो डायरेक्टली उनको सेल करते हैं वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इंटरनल ट्रेड में दो चीज़ें आ गई, एक होलसेल ट्रेड एंड एक रिटेल ट्रेड, जो आप यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली अच्छे से समझ सकते हो। एक चेन, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से या डायरेक्टली रिटेलर्स को सेल करता है, और रिटेलर फिर क्या करता है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, ये हो गया ट्रेड। और कौन सा ट्रेड, इंटरनल ट्रेड हम लोग देखें। एक्सटर्नल ट्रेड अब देखते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड आखिर किसको कहेंगे। तो एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या हो गया, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री ट्रेड में इन्वॉल्व हो तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, अब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में अब क्या क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोग बाइफर्केट कर सकते हैं तीन पार्ट्स में, दैट इज़ इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। तो क्या क्या होता है इंपोर्ट, सबसे पहला आप यहाँ पे देखो कि इंपोर्ट किसको कहा गया। इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे ये एक कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री अगर क्या कर रही है, प्रोडक्ट को परचेज कर रही है,
तो इंपोर्ट का मतलब कि अपने कंट्री में प्रोडक्ट्स को परचेज करना। अगर हम इस कंट्री से अपने कंट्री में, सपोज कंट्री ए इज़ आवर, तो अगर हम यहाँ पे अपने कंट्री में क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ इंपोर्ट, मंगवाना, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्या हो गया कि अपने कंट्री से, फिर क्या हो गया, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब मंगवाना हो गया, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, सेल करना हो गया दूसरे कंट्री में। और इंट्रीपोर्ट क्या है, तो इंट्रीपोर्ट आप यहाँ पे देखो, इंट्रीपोर्ट में कम से कम 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है। जैसे ये कंट्री ए हो गया, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन, कंट्री बी सपोज कर लेते हैं हमारा कंट्री है, कंट्री सी है एक। तो अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि हमारी कंट्री बी ने कंट्री ए से कोई प्रोडक्ट परचेज किया और कंट्री सी को क्या किया, सेल कर दिया, इसको इंटरपोर्ट कहेंगे। जैसे इंडियन फर्म्स में इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से इंडियन फर्म ने कुछ प्रोडक्ट को मंगाया और नेपाल में क्या कर दिया, वो सेल कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ हो रहा है, एक जगह से इंपोर्ट हो रहा है और दूसरे जगह एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंट्री। तो ये इंटरपोर्ट कहलाता है, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल ट्रेड, यानी ट्रेड हमने देख लिया कि ट्रेड कितने तरह का होता है। अब कॉमर्स का दूसरा बाइफर्केशन है, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड टू ट्रेड इसको हम लोग कहते हैं। ये आखिर क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड टू ट्रेड किसको कहते हैं, ये आप समझो। अब यहाँ पे आप समझो कि जो हेल्प कर रहा है ट्रेड करने में, है ना, ट्रेड को फैसिलिटेट करने में हमारा मदद कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें मदद कर रहा है। अब ये आखिर कैसे कैसे और क्या क्या होगा इसमें, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास, जैसे हम लोग ने देखा कि हाइंड्रेंस था, ठीक है, हाइंड्रेंस किस चीज़ का था, तो हाइंड्रेंस था प्लेस का, कि हमारा प्रोडक्ट, यानी कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों तक पहुंचाएगी, कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाएगी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम ये सभी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता है ना, एक प्रोडक्ट को दूसरे जगह पहुंचाने में, कम्युनिकेट करने में। विदाउट कम्युनिकेशन आज के डेट में हमारा बिजनेस पॉसिबल नहीं है और कभी भी नहीं था, ठीक है ना। हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बिना कोई बिजनेस चल सकता है, ना कम्युनिकेशन के बिना चल सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि इसके बारे में मैंने नोट्स में आपको दे रखा है, तो इसका नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा, ठीक है। आप फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट से भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो पूरा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली और ये पिक्चर्स का इस्तेमाल करके मैंने सोचा आपको ये एक्सप्लेन किया जाए अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझ लो कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयर एज दीज आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। मैंने वही कहा था कि क्या हो गया, एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है और मल्टीपल पार्ट्स में वो क्या हो रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। तो वहाँ तक पहुँचाने का और कम्युनिकेट करने का जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो सर्विसेज है, उसी को हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। जैसे द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विसेज आर पोस्टल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट आज के डेट में सबसे ज़्यादा हमारा ये फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंस। सेकंड जो मदद है यहाँ पे, तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब यहाँ पे समझो कि प्रोडक्ट को सेल करवाने में भी बैंकिंग हमारा बहुत मदद करता है। आप देखोगे कि कोई प्रोडक्ट आप परचेज करोगे अमेज़ॉन पे ही, तो वहाँ पे बहुत सारा क्या हो गया, ऑफर्स लगा हुआ रहता है कि इस बैंक से आप, इस बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। वो क्या कर रहा है, वो इंड्यूस कर रहा है कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट को किसी तरह से वो क्या करे, परचेज करे। और ये कैसे हो पाया है, बैंक अपने से वहाँ पे जुड़ गई है क्या, नहीं, वो क्या हो गया कि कंपनी उससे जुड़ा बैंक से, और बैंक, कंपनी और बिजनेस, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो बिजनेस और बैंक दोनों आपस में क्या हो रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, जुड़ रहा है, ताकि दोनों का बिजनेस क्या हो, फ्लरिश करे, ग्रो करे, ठीक है। अगर हम किसी बैंक का सर्विसेज यूज़ करते हैं, उस बैंक को फ़ायदा होगा, उसके मदद से कोई प्रोडक्ट को अगर हम परचेस करते हैं तो कंपनी उसको फ़ायदा होगा। तो दोनों आपस में यहाँ पे अग्रीमेंट में इन्वॉल्व होती है। तो बैंक हमारा क्या मदद कर रहा है, हमें लोन प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, जिससे हम असेट्स क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स परचेस कर सकते हैं, बहुत सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी को बियर कर सकते हैं। तो बैंकिंग हमारा बहुत मदद करती है।
ठीक है। नेक्स्ट है कि अब हमारा जो रिस्क है बिजनेस में, रिस्क को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, टोटली उसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता है रिस्क को, हमेशा रिस्क होगा ही होगा बिजनेस में। तो इसका उपाय आखिर क्या है, यानी कि रिस्क को कैसे कम किया जाए, ठीक है। यानी हटाया तो नहीं जा सकता है बट वी कैन रिड्यूस रिस्क। हाउ वी कैन रिड्यूस रिस्क? तो इंश्योरेंस के मदद से, यहाँ पे इंश्योरेंस हमें कवरेज देती है, ठीक है। जितने का भी हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, या फिर अपने कोई पर्टिकुलर असेट्स के लिए, तो वो सभी के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमें कवरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो जैसे अगर मान लेते हैं लॉस बाय फायर है ना, या लॉस इन ट्रांजिट, स्टोरेज, अगर हमारा थेफ्ट के वजह से अगर प्रॉब्लम आ गया, नेचुरल कैलमिटीज़ के वजह से आया, तो इंश्योरेंस कंपनी उस सभी रिस्क को कवर करके हमें क्या करती है, बचाती है, ठीक है। और उसके लिए सर्टेन प्रीमियम भी चार्ज करती है। तो इंश्योरेंस बहुत ही मायने रखता है कंपनी में कि रिस्क को रिड्यूस करने में, ठीक है। तो ये 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट ऑक्सिलरीज है वेयर हाउसिंग। नाउ वेयर हाउसिंग किसको आखिर कहेंगे? तो अभी स्टोरेज का जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है, क्योंकि अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये है स्टोरेज, इसका स्टोर करने के लिए, है ना। इतने सारे प्रोडक्ट जो हैं, अगर ये प्रोड्यूस तो हो गए लेकिन रखाएंगे कहाँ पे, क्योंकि ये तुरंत ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने प्रोड्यूस किया और तुरंत बिक जाएगा, तो इसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसी प्लेस को वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है। ये वेयर हाउसिंग हो गया। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग आखिर क्या होता है? एडवर्टाइजिंग, अब देखो क्या है कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट हमारा बेस्ट है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, या हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बेस्ट भी नहीं है लेकिन उसी के बारे में लोगों को पता है, तो ऑब्वियसली हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ज़्यादा क्या होगा, सेल होगा। तो एडवर्टाइजिंग की मदद से हम नए नए कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बता सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आज के डेट में आप देख सकते हो कि टेलीविज़न पे तो ऐड हो ही रहा है, न्यूज़पेपर में ऐड हो ही रहा है, ठीक है। फिर इंटरनेट के मदद से हर जगह पे, आइदर यूट्यूब पे अगर आप देख लो, यूट्यूब तो कोई वीडियो ही स्टार्ट होता है ऐड से आज के डेट में। तो ये सभी चीज़ें क्या है, इंटरनेट के मदद से, टेलीविज़न के मदद से, प्रिंट मीडिया के मदद से क्या कर रहे हैं हम, कंपनीज, बिजनेसेस अपना प्रोडक्ट को क्या कर सकती है, एडवर्टाइज कर सकती है। तो ये आपने आज पढ़ा कि बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। तो एक क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पेज पे था हमारा, है ना, जो मैंने कहा था कि ये आपको लास्ट में ही समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हो गया, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ हमारा 3 तरह का हो गया, एक प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ जाता है, दूसरा है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिक हमने देखा, प्रोसेसिंग देखा, सिंथेटिक देखा एंड असेंबलिंग देखा, ठीक है। उसके बाद टर्शियरी इंडस्ट्री जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ा कि कॉमर्स आखिर किसको कहेंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो गुड्स हैं वो पहुंचाने के लिए जो भी रुकावटें आती हैं, उस सभी रुकावटों को दूर करके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक जो पहुंचाता है, वो सभी एक्टिविटीज़ को कॉमर्स कहा जाता है। कॉमर्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में भी हमने देखा इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड आ जाते हैं, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमने देखा कि कितने तरह के सर्विसेज होते हैं, कितनी तरह की मदद की जाती है। तो ये आज के क्लास में आपका किया गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।